Hello, good morning, children. Very warm welcome to all of you. Our today's topic is respiration of chapter 6, named is life processes. Before discussing this topic, I would like to perform a very simple activity in front of you. Yes, I have a burning candle. Yes, I blow over its flame. What will happen? Just observe. जो फ्लेम थी वो फायर ऑफ हो गई है। क्यों? मैंने अंदर से किस चीज को एक्सहेल किया? जिसको एक्सहेल मैंने किया है, बाहर निकाला है, उसी एयर को आपने अपनी बॉडी में फील करना है भी। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब अगली एक्टिविटी आप खुद करेंगे, मैं जो बोलूंगी उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। यस चिल्ड्रन, आपने एक डीप ब्रेथ लेनी है, राइट? पहले सुन लीजिए। और जब आप ब्रेथ इनहेल कर रहे हो एयर को, उस टाइम आपने इमेजिन करना है कि आप अपनी फेवरेट फ्लावर्स के बीच में खड़े हैं और उनकी पूरी की पूरी फ्रेगनेंस आप अपने अंदर ले रहे हैं। ये आपने इमेजिन करना है जस्ट नाउ। और 30 सेकेंड के लिए एटलीस्ट आपने उस एयर को अपने अंदर रोक के रखना है। ओके, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। नाउ टेक ए डीप ब्रेथ. Yes, inhale all the fragrance of your favorite flowers which all are spreaded around you. Yeah. Yes. और उस एयर को आपने अंदर रोक के रखना है। सीधा तरीका है, क्लोज योर नोस्ट्रिल एज वेल एज योर माउथ, दोनों को बंद रखना है। फील कीजिए क्या हो रहा है। और जैसे ही आपको लगे कि अंदर सफोकेशन बढ़ रही है, आपने अपने नोस्ट्रिल को ओपन कर देना है। यस। और जब आप एयर अंदर से बाहर निकाल रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक गर्मा गर्म सूप से भरा हुआ पॉट है और आप उस एयर से, एक्सेल्ड एयर से उस सूप को कूल करने वाले हैं। डू दिस एक्टिविटी। यस, वेरी नाइस। डीप ब्रेथ हो गया आपका। अब इसके साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी जो योगा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट इज द अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को देखिए चिल्ड्रन, कैसे करते हैं इसको, पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपने जब स्टार्टिंग करनी है, हमेशा अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्टार्टिंग करनी है अनुलोम विलोम की। राइट हैंड के थंब से राइट नोस्ट्रिल को प्रेस कीजिए, बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। नाउ टेक ए डीप ब्रेथ फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, बिल्कुल गहरी लीजिए। अब इस फिंगर से इसको आपने बंद करना है और जो अंदर की एयर है वो राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकालनी है। अब फिर इधर से इनहेल करनी है, क्लोज, exhale from this nostril. This is the one cycle of अनुलोम विलोम योगा क्रिया। ठीक है, ये आपने डेली 5 मिनट करनी ही करनी है ताकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी हो सके और वो कोविड-19 से फाइट करने में आपके इम्यून सिस्टम को इनहांस कर सके। तो अब बात करते हैं अपने रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन के अंदर 2 मेन स्टेप्स होते हैं चिल्ड्रन। वन इज ब्रीदिंग एंड अनदर इज सेलुलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट क्या स्टेप है इसका? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में खुद में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वन इज इनहेलेशन, अनदर इज एक्सहेलेशन। Inhalation में intake of air from the surrounding inside our body is known as inhalation. अब जब हम सराउंडिंग से एयर को ले रहे हैं तो हमें एयर के अंदर जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके परसेंटेज का भी पता होना चाहिए। देखिए, आप अभी तक छोटी क्लासेस तक ये सीख के आए हैं कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। हम एयर को इनहेल करते हैं, एयर ही बाहर निकालते हैं। अब जरा परसेंटेज पे आप गौर करेंगे तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं। सी चिल्ड्रन, इनहेल्ड एयर के अंदर जो एयर के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
तो जो नाइट्रोजन है N2 इसकी परसेंटेज कितनी है 78%। दूसरा है ऑक्सीजन, इसकी कितनी है 21% इनहेल्ड एयर में। और बाकी CO2 का ले लीजिए, H2O, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन सब की परसेंटेज मिलके बनती है 1%। तो इसमें हमने CO2 को ज्यादा फोकस करना है। CO2 की परसेंटेज कितनी होती है इसके अंदर, 1 का कितना हिस्सा 0.03%। इनहेल्ड एयर के कंस्टिट्यूएंट की परसेंटेज सारी आपके ब्लैक बोर्ड पे। अब जो एक्सहेलेशन में हम एयर फ्लश आउट करते हैं बॉडी से, उसमें देखिए अगेन नाइट्रोजन 78%, कोई चेंज आया उसके अंदर जाने वाली और एयर बाहर निकलने वाली एयर के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आता। नाउ ऑक्सीजन जो है इसकी है 16.4% जो एक्सहेल्ड करते हैं। अब CO2 पे आ जाइए, जो इनहेलेशन के टाइम पे 0.3% थी, एक्सहेलेशन में इसकी परसेंटेज हो जाती है 4.6%। अब जरा कंपैरिजन कीजिए, जो इनहेल्ड कर रहे हैं उसमें 21% थी ऑक्सीजन, एक्सहेल्ड में 16.4%। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप इसको कंपेयर करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर दोनों में ही परसेंटेज तो ऑक्सीजन की ही ज्यादा होती है। अब आपने जो एक्टिविटी की थी उससे ये फील किया होगा कि इतनी कम अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है। सेम थिंग इज हैपन विद आवर एनवायरमेंट। अगर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है तो वो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनती है। उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं जो हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी ब्रीदिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इट इज ए मैकेनिज्म इन विच इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सेल ऑफ एयर इज टेक प्लेस। तो ब्रीदिंग कंसेप्ट क्लियर, 2 स्टेप इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। इनहेलेशन में परसेंटेज कितने हैं और एक्सेलेशन में कितनी है, दोनों आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये देखते हैं कि जो इनहेल्ड एयर जा रही है हमारे लंग्स का साइज कितना है। दिस इज ऑलमोस्ट 6 लीटर चिल्ड्रन। एक बार में अपने लंग्स के अंदर कितनी एयर फिल हो सकती है, 6 लीटर के अराउंड। अब हम बात करेंगे जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, उस पे जाने से पहले जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे मेरे साथ। यस, कॉपी पेन उठाइए। यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूं, आपने मेरे साथ करना है। ये बक्कल कैविटी, ये नॉस्ट्रिल है तो इससे ये नेजल कैविटी, और इस रीजन पे ये दोनों एक होती हैं, पहले ही बता चुके हैं आपको। फिर एक आगे की तरफ चली जाती है और ये दूसरी पीछे की तरफ। अब पीछे वाली के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, ये क्या थी, इसोफेगस। हमें लेनी है आगे वाली फुट, ये पाइप। इसको और नीचे ले आइए, जैसे ये नीचे आएगी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। यस, और ये इस शेप के हैं हमारे लंग्स। यस, और लंग्स के नीचे एक ये मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि थोरेसिक कैविटी को अब्डोमेन कैविटी से सेपरेट करके रखता है। ये वाला पूरा रीजन हमारी रिब केस के अंदर लोकेट होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा लेबलिंग करते जाएंगे और साथ के साथ में आगे आपको बताती जाऊंगी। ये रीजन क्या है, जो हमारी नोज की ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल, एंड दिस कैविटी इज नोन एज नेजल कैविटी। नेजल कैविटी एंड बक्कल कैविटी दोनों आके किस में ओपन हो रही है चिल्ड्रन, फेरिंग्स में। फेरिंग्स में, फेरिंग्स के आगे वाला पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है, ये फेरिंग्स ही है, और ये वाला जो आपके सामने की तरफ ये आ रहा है, यहां से शुरू हो गया ये लैरिंग्स। लैरिंग्स, ठीक है। और लैरिंग्स इस जगह पे, यानी विंड पाइप और फूड पाइप को सेपरेट करने के लिए लैरिंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक लीड लगी होती है, एंड दैट लीड इज नोन एज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, उसको हम क्या, ढक्कन है एक तरीके से। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस टाइम ये एपिग्लोटिस
लेरिंग्स को कवर कर लेती है, जिससे कि फूड पार्टिकल्स हमारी विंड पाइप में ना जाए। इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है दैट इज द ट्रेकिया। इसको हम क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? ट्रेकिया। और आम बोलचाल की भाषा में इसको बोला जाएगा विंड पाइप। ठीक, अब ये बहुत ही डेलिकेट होती है। लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी। रिब केस के पीछे और फूड पाइप के आगे, इन दोनों के बीच में लोकेट होती है हमारी ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर ये छोटी छोटी बोन की, बहुत ही सॉफ्ट बोन दैट इज द कार्टिलेज बोन की रिंग्स होती हैं, सी शेप की होती है, और ये सी ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ नहीं होता। तो इसको हम क्या बोल देंगे? कार्टिजिनस बोन, कार्टिजिनस रिंग। यहां तक कंसेप्ट क्लियर। अब जैसे ही ये इस रीजन में लंग्स के आसपास आता है ट्रेकिया, इट्स डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस एंड ईच ब्रांच इज नोन एज ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे इसको? ब्रोंकाई। यहां तक बात क्लियर। ब्रोंकाई जैसे ही लंग के अंदर एंटर करती है, इट अगेन डिवाइड इनटू मैनी सब ब्रांचेस and every branch is end up at a balloon like structure that is called alveolar sac या alveoli। ये देखिए, हर एक इस पे एंड अप हो जाएगा। एक ही लंग में दिखाऊंगी मैं, दूसरे में नहीं दिखाऊंगी आपको। तो ये ट्रेकिया का नेक्स्ट पार्ट, जो इसकी ब्रांच बनी है उनको ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई की फर्दर डिवीजन जो हो गई है इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल, ठीक है। ब्रोंकियोल का जो लास्ट ये वाली पॉइंट है, जो बैलून लाइक शेप आ गई है, दिस इज कॉल्ड एल्वियोलाई या एल्वियोलर सेक। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एल्वियोलर सेक। इतने क्लियर हो गई है। दोनों लंग्स में सेम ही होती है। पूरा पूरा क्या आ गया? ये लंग। इसको हम क्या बोलेंगे? लंग। तो अपने बॉडी में कितने लंग्स होते हैं? 2। नीचे वाला जो ये मस्कुलर ऑर्गन है इसको हम क्या बोलेंगे? डायफ्राम। राइट। अब ये मैंने अभी बताया कि आपको इस रिब केस के अंदर लोकेट होती हैं, तो ये बोन्स हम एक साइड दिखा देते हैं। यस, दीज आर नोन एज रिब्स। रिब्स की हम स्केलेटन सिस्टम में पूरी डिटेल में करेंगे। अभी आप ये देखिए कि ये पूरा का पूरा आपका बन गया है क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसको बोलते हैं सिस्टम? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, कैसे होएगा? लेट्स ऑब्जर्व इट्स फंक्शन। यस, जैसे ही एयर अंदर आई, नोस्ट्रिल से एयर हमारी नेजल कैविटी में एंटर करती है। नेजल कैविटी के इनर वॉल के ऊपर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इन, और साथ में म्यूकस ग्लैंड भी होती है। तो हेयर्स का काम क्या होता है चिल्ड्रन? जो डस्ट पार्टिकल इनहेल्ड एयर के साथ आ गए हैं उनको रिमूव करना। सेकेंड थिंग, जो एयर अगर बाहर से ज्यादा टेम्परेचर की आई है, जैसे समर्स में ज्यादा सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है, अपनी बॉडी का तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उस टाइम वो उस एयर के टेम्परेचर को रिड्यूस करती है। विंटर डेज में जब सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी से कम होता है तो उसके टेम्परेचर को अप करती है। एंड नाउ दिस एयर is pushed towards the pharynx. Pharynx is a common passage for both nasal cavity as well as buccal cavity. Pharynx का जो extended part है ये 2 parts में divide हो गया है, या 2 आप कह देंगे कि इसका जो end point है वो एक तरफ विंड पाइप में और दूसरी तरफ फूड पाइप में। विंड पाइप की जो स्टार्टिंग का रीजन है दैट इज कॉल्ड लेरिंग्स, जहां पे आपने आदम से एप्पल 9th क्लास में पढ़ाया है, सॉरी 8th क्लास में पढ़ाया आपने। तो लैरिंग्स के अंदर हमारा वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से। अब आइए थोड़ा नीचे की तरफ। दिस इज अगेन ए सिलेंड्रिकल ऑर्गन दैट इज नोन एज ट्रेकिया और विंड पाइप। विंड पाइप बहुत ही डेलिकेट होती है, तो उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए गॉड ने इसके अंदर कार्टिजिनस रिंग सेट कर दी है कि ये आपकी ट्रेकिया चिपके ना आपस में।
अगेन इट इज और जो इसका एंड पॉइंट है दैट इज डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस एंड ईच ब्रांच इज नोन एज ब्रोंकाई। कंसेप्ट के लिए अब जो एयर यहां से आ रही है ब्रोंकाई में एंटर की, ब्रोंकाई में एंटर करने के बाद कहाँ गई, लंग्स में। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, साथ ही जो डायफ्राम है जो ये यहाँ पे आपको डोम शेप में दिखाई दे रहा है, इट बिकम फ्लैटन। लंग्स का साइज बड़ा हो गया और ये फ्लैटन हो जाएगा, सो दैट कि चेस्ट कैविटी में मैक्सिमम एयर अकोमोडेट हो सके। अब जैसे ही एयर इसमें पहुंचती है आपकी एल्वियोलाई सेक में, each and alveoli sac is surrounded by a number of blood vessels। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली हैं वो ब्लड वेसल से सराउंडेड है, तो ये ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एल्वियोलाई सेक के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। एयर यहाँ एंटर करी, मैं अब इसको ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इस वाले यहाँ पे जो प्रोसेस होता है मैं यहाँ दिखाऊंगी। ये एयर आई है किससे, ब्रोंकियोल से, ब्रोंकियोल, और ये है आपका एल्वियोलाई सेक, इसके चारों तरफ है ये ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। एल्वियोलाई सेक की मेम्ब्रेन भी सिंगल सेल की बनी होती है, तो कैपिलरीज जो होती है चिल्ड्रन, इन वाले ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर की होती है। सेल की प्रॉपर्टी, सेल के जो फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो आपने 9th में स्टडी किए हैं कि इट इज ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, याद होगी आपको। यानी जिन सब्सटेंसेस की सेल को रिक्वायरमेंट होती है उनको तो अंदर आने देती है, बाकियों को ये प्रोहिबिट कर देती है। तो या इस ब्रोंकियोल के अंदर, ब्रोंकियोल में क्या है, O2 रिच एयर है। एयर की परसेंटेज कितनी है, 21%। जैसे ही इसमें एल्वियोलर सेक के अंदर एयर आएगी और ठीक उसी टाइम जो ये ब्लड वेसल्स हैं ब्लड लेके आई हैं, यहाँ पे हार्ट से आया हुआ है CO2 रिच ब्लड, जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है। तो किसके पास किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, एल्वियोलर सेक के पास कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा हुई, ऑक्सीजन की। ब्लड वेसल्स के अंदर किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये ब्लड के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो इनको बांध के रखती है, दैट इज चिल्ड्रन हीमोग्लोबिन। क्या है इसमें, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जब ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बांध के रखता है तब इसका नाम होता है चिल्ड्रन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। When it is bind the oxygen, then it is known as oxyhemoglobin. Is it clear? तो अब यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन आपने किए हैं 9th में कि फ्लूइड की नेचर होती है, फ्लूइड यानी लिक्विड एंड एयर। इनके पार्टिकल्स की नेचर होती है कि दे आर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसेंट्रेशन रीजन। अब एल्वियोलाई सेक के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन इसको एग्जिट कराएगी, और जो ब्लड वेसल है इसके अंदर CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे गैसेस की एक्सचेंजिंग हो गई है। यानी ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है एल्वियोलर सेक में, एल्वियोलर सेक से ऑक्सीजन आ गई है ब्लड वेसल में। इट इज क्लियर। अब इस एल्वियोलाई सेक से ये CO2 रिच एयर बाहर और ये एक्सेल हो गया। तो आई थिंक इनहेल एंड एक्सेल दोनों कंसेप्ट क्लियर। This is totally a physical process, physical mechanism. There is no chemical reaction take place in this process. Okay. Now come to the next point. अब जो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये कहाँ जाएगा चिल्ड्रन, हार्ट में। हार्ट से फिर बॉडी की हर सेल को सप्लाई कर दिया जाता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। देखिए हर सेल में पहुंचेगा। अब आएगा सेलुलर रेस्पिरेशन का स्टेप। क्या होएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्चुअल का जो हमारा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, यस सेलुलर क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ये सेल के अंदर होता है। अब सेल का स्ट्रक्चर आप कर चुके हैं, मैं फिर थोड़ी सी
बाउंड्री बता देती हूँ। ये न्यूक्लियस है इसका, और जिनकी हमें मेन और जरूरत है वो बना दिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से की है। इसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये आपको पता ही है। उन्हीं के थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। डबल लेड मेम्ब्रेन होती है, एक ही साइड का दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा ब्रॉड करके दिखा रही हूँ, हालांकि वो न्यूक्लियस से थोड़ा छोटा होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और पूरी सेल के अंदर क्या रहता है चिल्ड्रन? साइटोप्लाज्म। अब जो ब्लड हार्ट से आया है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, उसके अंदर ग्लूकोज भी है। क्योंकि आपने डाइजेशन में देखा कि ब्लड एक साथ कई काम करता रहता है। जो फूड की डाइजेस्टेड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की स्पेशली, दैट इज द ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज को बॉडी की हर सेल तक सप्लाई करता है, ताकि हर सेल को अपनी फंक्शनिंग के लिए एनर्जी मिल सके। और वो एनर्जी कैसे मिलेगी? दैट विल बी हैपन इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। सी, जैसे ही यहाँ पे ग्लूकोज आया, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज अंदर एंटर किया, साथ में इसके साथ ऑक्सीजन भी है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे ग्लूकोज जाता है तो इसकी ब्रेकिंग होती है। सबसे पहले ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया? मैं यहां लिख दूं इसको, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पाइरूवेट में। पाइरूवेट, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 एंड पाइरूवेट का होता है C3H4O3 प्लस एनर्जी। कुछ एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई है। ये क्लियर हो गई? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। A process in which glucose is broken into pyruvate, giving out energy inside the cytoplasm, that is called glycolysis। यहां तक बात क्लियर होगी। ये ग्लाइकोलाइसिस हर एक में होता है, चाहे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हो ब्रेकिंग ग्लूकोज की, चाहे उसकी एब्सेंस में। तो हमेशा जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करेगा, सबसे पहले ये डिवाइड होएगा पाइरूवेट में। कंसेप्ट क्लियर? अब आगे का काम आता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट भी कहाँ पहुंचेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर नेक्स्ट स्टेप होएगा। देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन को रब कर देते हैं। अब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ये जो पाइरूवेट है, इसको बहुत ध्यान से समझना आपने। पाइरूवेट प्रेजेंस कौन है? O2 की प्रेजेंस है। देन इट डिवाइड इनटू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। इज इट क्लियर? यानी कि जो पाइरूवेट की फर्दर ब्रेकिंग है, दैट इज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है चिल्ड्रन, उसको नया नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। आप कहेंगे मैम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन तो करा ही नहीं। अ टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकिंग आउट and carbon dioxide is given out from the body, and a very important thing, breaking down of food take place inside the cell is called respiration. It is a life process जिसमें फूड की ब्रेकिंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इफ दिस रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज नेम्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। कंसेप्ट इज क्लियर? अगर मान लीजिए अब आपके पास ऑक्सीजन नहीं गई है बॉडी में, आप कहोगे कब नहीं जाती मैम, हम तो डे नाइट ब्रीदिंग करते रहते हैं। यस चिल्ड्रन, जब आप बहुत हाई बीट पे डांस कर रहे होते हो या आप तेज रनिंग कर रहे होते हो, उस टाइम जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है इस पाइरूवेट को बर्न करने के लिए, उतनी ऑक्सीजन आप इनहेल नहीं कर पाते हैं। तो आपकी जो मसल्स होती हैं उसमें ये पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में। जी, मैं सेल को थोड़ा छोटा कर देती हूँ। यस, ये आपका हो गया पाइरूवेट।
इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस एनर्जी, तो थोड़ी बहुत तो निकलेगी एनर्जी, ब्रेकिंग हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है, तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो ही रही है हमारी, ठीक है। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है और कन्वर्ट किसमें हुई है, लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड की वजह से आपके मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ये शायद आपने फील किया होगा। काफी दिन तक आपने गेम नहीं खेला, एक दिन बहुत ज्यादा से खेल लिया या हैवी एक्सरसाइज कर ली या बहुत तेज डांस कर लिया है, तो ये क्रैम्प्स आप अपनी मसल्स में फील करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर होता है। लेकिन अगर यही सेम प्रोसेस ग्लूकोज गया है बॉडी में, साइटोप्लाज्म में पहुंचा है, ऑक्सीजन नहीं मिली है, खासकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेस होता है वो कैसे होगा, देखिए। अब ये क्लियर हो गया होगा, मैं यहां दिखा देती हूँ। पाइरूवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसकी बॉडी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा चिल्ड्रन, अल्कोहल में, या इथेनॉल भी हम इसको बोलते हैं, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। इथेनॉल पाइरूवेट का फॉर्मूला क्या है, C3H4O3, इथेनॉल का होता है C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, एनर्जी हो गई। तो आपने क्या देखा कि ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और जिन केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है उनको हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ ये पूरी हुई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं सारा, देखिए। यस, ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म कन्वर्ट हो गया है पाइरूवेट में। देन अगर पाइरूवेट को ऑक्सीजन मिल गई है हमारी बॉडी में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट डिवाइड इनटू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है, ये याद रखना है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं गई है, देन दिस पाइरूवेट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस एनर्जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर यही पाइरूवेट सब में बनेगा, पाइरूवेट सब में बनेगा, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इथेनॉल में, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अब इनके फॉर्मूले याद कर लीजिए। ग्लूकोज का क्या होता है चिल्ड्रन, C6H12O6, पाइरूवेट का C3H4O3, इसका आ गया लैक्टिक एसिड का, आपने फर्स्ट चैप्टर में कई बार किया है, C3H6O3, एंड इथेनॉल का होता है C2H5OH। सबके फॉर्मूले भी हो गए क्लियर, और ये आपको प्रोसेस भी क्लियर हो गया। सो a kind of respiration which take place in presence of oxygen is called aerobic respiration, and a kind of respiration that is occur in absence of oxygen is called anaerobic respiration। दो चीज बन, दूसरा क्या बन गया बच्चों हमारा, anaerobic respiration। जिस तरीके से ब्रीथिंग के 2 स्टेप होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो रेस्पिरेशन के भी 2 हो गए टाइप, कौन सी, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एनर्जी गिव आउट हुई है उसको हम देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी ये प्रोड्यूस हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इमीडिएटली स्टोर हो जाती है नई फॉर्म में, दैट फॉर्म इज नोन एज ATP, और वो बनते हैं टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल, जबकि इन दोनों में कितने बन रहे हैं, ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल। कैसे बनते हैं जरा देखिए, मैं अभी बताती हूँ आपको, ये क्लियर है, ओके। ADP मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें एक इनऑर्गेनिक फास्फेट मॉलिक्यूल ऐड होता है
कौन सी एनर्जी से? जो अभी ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस हुई थी, एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, तो वो एनर्जी यहाँ यूटिलाइज होगी। यानी इस प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले डिकम्पोजिशन हुई तो रिएक्शन कौन सी हो गई थी? एक्सोथर्मिक। अब वो जो एनर्जी निकली है वो यहाँ यूज हो रही है एडीपी को के साथ फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ज्वाइंट करने के काम में आ रही है और बन क्या रही है? एटीपी। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी चिल्ड्रन? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ग्लूकोज की अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो कितने एटीपी बनेंगे? 38 एटीपी। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है देन ओनली 2 एटीपी। यस स्टूडेंट, ये जो एटीपी है ये हमारी सेल की करेंसी है, जैसे हमारे इंडियन रुपी करेंसी है। रुपीज के साथ हम अपने सारे काम कर पाते हैं, तो इसी तरीके से एटीपी से सेल पूरे काम करती है। एक यहाँ पे मेरे पास बैटरी है, ये जो एटीपी है दिस इज जो मॉलिक्यूल है ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रख रहा है? केमिकल फॉर्म में। सेम वही केमिकल एनर्जी इस बैटरी के अंदर भी स्टोर है। इससे हम फर्दर कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? इट कैन बी यूज फॉर लाइटिंग, इट कैन बी यूज फॉर मैकेनिकल एनर्जी, यूज एज ए मैकेनिकल एनर्जी एज वेल एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? इसको यूज कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो ये एटीपी है हमारी वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती है बॉडी में? इट कैन बी यूज फॉर कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, it can be used for circulation of all substance in a whole body, and it is also used for transportation of nerves impulses. Most important thing, this ATP is used to synthesize the protein inside our body. तो आपने देखा कि इसके मल्टीपर्पज यूजेस है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। तो ये रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है हमारा। अब आपने, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आपने खुद ने देखना है कि किन किन एनिमल्स में कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है। प्लांट हमारी बॉडी में नोस्ट्रियल से हो रही है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपने 9th में पढ़े हैं जो नोज से भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, स्किन से भी कर रहे हैं और गिल्स से भी करते हैं। उनके नाम आपने मुझे बताने हैं। साथ में आपने ये भी बताना है कि प्लांट बॉडी का कौन कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन करता है। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव ए गुड डे।